कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर की कॉलोनी में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। तो श्रीनगर में मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 2 आतंकवादी घिरे हुए हैं और हाल के दिनों में हम देखें तो मुठभेड़ की घटनाओं में इजाफा भी हुआ है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, ताजा स्थिति क्या है और किस संगठन से ये जुड़े हुए हैं, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, खबर यह है कि 2 मिलिटेंट जो है यहाँ पे घेरे में फंसे हुए थे। दोनों मिलिटेंटों के मारे जाने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कोई और मिलिटेंट मत हो, लेकिन 2 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। इस एनकाउंटर में रात के दौरान ही एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद ही तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल रिफत, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं और ये सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी होगा। अपडेट कर दें दर्शकों को कि जो मुठभेड़ चल रही थी सुरक्षा बल की आतंकवादियों से, उसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। इनका मकसद क्या था, क्या प्लानिंग थी रिफत, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, ये आउटस्कर्ट्स का ही एरिया है, सोरा का एरिया है, गांदरबल के नजदीक पड़ता है। हमने देखा कि सेंट्रल कश्मीर जो है यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बडगाम है, श्रीनगर है और गांदरबल है। कुछ दिनों से मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है आउटस्कर्ट्स में। जिस तरीके से मलूरा एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे 2 मिलिटेंट मारे गए थे, लेकिन साउथ कश्मीर में काफी सारे एनकाउंटर्स हुए पिछले 15 दिनों में और अभी तक आज के 2 मिलिटेंट्स को मिला के 79 मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं 1 जनवरी से लेकर अभी तक अलग अलग एनकाउंटर्स में। तो ये कहा जा सकता है कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस फिर से शुरू किए गए हैं बड़ी तेजी के साथ पिछले 15 दिनों में पूरी कश्मीर घाटी में। जी, तो रिफत जानकारी दे रहे थे कि 2 आतंकी श्रीनगर में मुठभेड़ में मारे गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक छात्रा से अश्लील भाषा के इस्तेमाल के आरोप में एक प्रोफेसर की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। और यही नहीं, छात्रा के घर वालों ने भी प्रोफेसर पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए। इस बीच एक महिला ने उन्हें चप्पल से भी पीटा। यहां तक कि गुस्साए लोगों ने उनके चेहरे पर कालिक पोत दी और फिर उन्हें पीटते हुए कॉलेज से बाहर लाया गया। इस पिटाई से प्रोफेसर के सिर से खून बहने लगा, लेकिन अपना आपा खो चुके लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो नारे लगाते हुए उन्हें थाने तक ले गए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी प्रोफेसर उस छात्रा से परीक्षा में नंबर बढ़ाने के नाम पर कई दिनों से अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वो अलग एक दूसरा माहौल देने की कोशिश सेवा भारती के द्वारा की जा रही है। दिल्ली में टीएमसी के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव करवाने की मांग की। बंगाल में हाल ही में हुए चुनाव में ममता बनर्जी हार गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उनका 6 महीने के अंदर विधायक बनना जरूरी है। 7 जो चुनाव बाकी है उसको जितना जल्दी संभव हो कराया जाए। मुंबई पुलिस ने दावा किया कि उसने अगवा हुई एक महिला को सिर्फ 5 घंटों के अंदर बदमाशों से छुड़ा लिया। साथ ही इस मामले में 4 आरोपियों को भी। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात को कई सौगात देंगे। वो गुजरात के गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जो दोबारा से बनाया गया है। ये देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। इसी के साथ वो स्टेशन की बिल्डिंग के ऊपर बनाए गए एक लग्जरी 5 स्टार होटल का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी गांधीनगर से चलने वाली 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें एक ट्रेन गांधीनगर से वडनगर को जाएगी, जबकि दूसरी उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना होगी। गुजरात को मिलने जा रही सौगात पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ही मानना है कि देशवासियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। इसी क्रम में मोदी गुजरात में ऐसे कई कार्यों का लोकार्पण करेंगे जो विश्व स्तरीय होने के साथ साथ अपने आप में अद्भुत है। मेरे लिए गौरव की बात है कि ये मेरे लोकसभा क्षेत्र में होंगे। मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात साइंस सिटी को एक आदर्श बनाया, जहां बच्चे मनोरंजन के साथ विज्ञान से जुड़ते हैं।
एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी नेचर पार्क न सिर्फ अहमदाबाद की जनता के लिए एक अनोखा अनुभव होगा, बल्कि देश भर से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे पर करीब 1500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें जापान और भारत की दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। इसके निर्माण का काम 2018 में शुरू हुआ था और करीब 3 साल बाद जब शिवलिंग जैसा दिखने वाला ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ तो खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। जापान और भारत की दोस्ती की कहानी कहने वाले इस कन्वेंशन सेंटर में पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने एक पौधा लगाया। उनके साथ जापान के राजदूत समेत यूपी की राज्यपाल और सीएम भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम ने जापान और भारत की संस्कृति के रंगों में सजे कन्वेंशन सेंटर को देखा। गैलरी में जापान की झलक दिखाती छतरियों को देखकर थोड़ी देर के लिए उनके कदम रुक गए और उन्होंने सजावट को गौर से देखा, जिसके बाद वो ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष लगी शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पीएम ने जापान के सहयोग के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। यही नहीं, वो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने दोस्त शिंजो आबे का जिक्र करना भी नहीं भूले। शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 186 करोड़ रुपए की लागत से बना है। शिवलिंग के आकार वाली इसकी छत पर 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इसमें 1200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और समय समय पर वहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। अपने काशी दौरे पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिल खोलकर तारीफ की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाने से पहले वो BHU पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने काशी की जनता के सामने योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की भी बात की और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर भी यूपी को सराहा। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री करीब 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। उनके इस दौरे को लगभग 7 महीने बाद होने वाले यूपी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने काशी से उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके उन्होंने विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की कि आने वाला चुनाव में उनका यूपी मॉडल अहम चुनावी हथियार होगा। पीएम वाराणसी में करीब 5 घंटे रहे और इन 5 घंटों में उन्होंने काशी को 1583 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया, जिनमें BHU में 100 बेड के चाइल्ड हेल्थ विंग और गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग शामिल हैं। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 3 क्रूज का भी उद्घाटन किया, जिनमें केवल लोग ही नहीं, उनकी गाड़ियां भी नदी पार जा सकती हैं। बिहार में कई इलाकों में बारिश थमने के बाद भी लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहां के कुछ गांव पिछले कई दिनों में पानी में डूबे हुए हैं। ऐसी एक गांव की तस्वीर मुजफ्फरपुर जिले से भी सामने आई, जहां गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे रास्तों को पार करते दिखे। बारिश के बाद वहां नदियों के सैलाब ने गांव के कई रास्तों को नुकसान पहुंचाया, जबकि बाकी रास्तों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। बताया गया कि इस गांव के ज्यादातर लोग वक्त रहते अपने घरों से सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल चुके थे, लेकिन उनकी मुसीबतें भी कम नहीं हुई। अपना घर में पानी है, घर में रह के साधन ना। लोगों का आरोप है कि वो कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। यह जो है कुछ का साधन नहीं है, न खाने पीने का है, न रहने का। लोगों ने बताया कि इस बाढ़ का उनके काम धंधे पर भी असर पड़ा, जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। मुंबई के पास उल्लासनगर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पाबंदियों के बावजूद एक लड़के ने बीच सड़क पर तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जन्मदिन की पार्टी देने वाले लड़के ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बीच सड़क पर तलवार से केक काटा।
जिसके बाद उसके बाकी साथी जश्न में डूब गए। इतना ही नहीं, जश्न का जुनून उन लोगों के सिर पर इस तरह चढ़ा कि वो लोग कोरोना को ही भूल गए। उनमें 3 लड़के अपने दोस्तों के कंधों पर चढ़कर एक दूसरे को केक खिलाते दिखे, जबकि 2 लड़के तलवार लहरा रहे थे। जन्मदिन की पार्टी का ये सिलसिला वहां काफी देर तक चलता रहा। खबर है कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। पिछले कुछ दिनों में नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी वहां कई अवैध इमारतों को गिरा चुके हैं। और इसी कड़ी में नोएडा के सलारपुर खादर इलाके में भी कार्रवाई की गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में खुदाई करने वाली मशीन सरकारी जमीन पर बन रही एक अवैध इमारत को गिराती नजर आई। बताया गया कि इसी तरह वहां कई और अवैध मकान भी गिराए गए। साथ ही प्रशासन ने लोगों को भी हिदायत दी कि वो जमीनों को खरीदने से पहले सही तरीके से जांच कर ले। यहाँ पर कोई भी अवैध खरीद फरोख्त ना करें और कोई भी बिना अनुमति के निर्माण ना करें। प्रशासन ने लोगों को ये चेतावनी भी दी कि वो अवैध कॉलोनियों में मकान या फार्म हाउस न खरीदे। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच तनातनी खत्म करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकती है और 2022 का विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में लड़ने का फैसला हो सकता है। ये घोषणा अगले 2 से 3 दिन में की जा सकती। पार्टी सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बारे में भी सोच रही है। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई खत्म करने के लिए दिल्ली में राहुल, प्रियंका और हरीश रावत ने 2 बार चर्चा की। पता चला है कि प्रियंका गांधी की वकालत के बाद सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। वैसे अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस बीच खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पक्ष में नहीं है। वो चाहता है कि सिद्धू को उप मुख्यमंत्री और कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए सीएम मंत्रिमंडल विस्तार करने को भी तैयार है। फिल्म शेरशाह का ट्रेलर जारी हो गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी है, जो 12 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज होगी। जमीयत उलेमाए हिंद नाम के संगठन ने लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों की कानूनी मदद करने का ऐलान किया। संगठन के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने तर्क दिया कि दोनों संदिग्धों का जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें दोषी मानना गलत है। 2 आतंकवादी पकड़े गए, मैं समझता हूँ ये बात गलत है। अभी तो अदालत का कोई फैसला नहीं हुआ है। जिसके बाद यूपी सरकार ने अरशद मदनी की इस दलील पर उन्हें खरी खरी सुना दी। आतंकी और होते हैं, निर्दोष और होते हैं। आतंकियों के लिए अगर अदालत में आप जाएंगे तो मुझे तो सिमी की याद दिला रहे हैं आप। महाराष्ट्र के उन इलाकों में स्कूल दोबारा खोल दिए गए जहां 1 महीने में कोई भी कोरोना का मामला नहीं आया। हालांकि अभी 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही स्कूल जाने की इजाजत दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग की। सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। मरणोपरांत सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न दिया जाए। सीबीएसई 31 जुलाई तक 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर सकता है, जिसके लिए उसने सभी स्कूलों को खत लिखकर 22 तारीख तक छात्रों के नंबर उसके पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को पकड़ने का दावा किया। बताया गया कि पकड़ा गया आदमी खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर पुलिस वालों पर दबाव बनाता था। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर की कॉलोनी में छिपे 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। सुरक्षा बल ने उस घर को उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। तो सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 2 आतंकी मारे गए हैं और जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे उस घर को भी उड़ा दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए। तो यहाँ पर आतंकवादियों की ये नई साजिश थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया है। और अगर हम देखें इस साल की शुरुआत से तो कई मुठभेड़ हो चुकी हैं जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है और मुठभेड़ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। यहाँ पर जो आतंकी एक घर में छिपे हुए थे तो रिहायशी इलाकों का भी रुख कर रहे हैं आतंकी, और जो इनकी प्लानिंग थी वो सारी फेल हो गई। दोनों आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। ये तस्वीरें हैं ऊंची पहाड़ियों पर बैठे स्कूली बच्चों की, जो रोजाना पढ़ाई के लिए पहाड़ की चढ़ाई करते हैं।
जम्मू कश्मीर में बच्चों को पढ़ाई हासिल करने के लिए रोज पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। यह आपको भले ही अजीब लगता हो, लेकिन यह हैरान कर देने वाला सच बारामूला के बोनियार इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां उड़ी इलाके में नेटवर्क ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए बच्चों को पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं और उनको खतरा भी रहता है जंगली जानवरों का, क्योंकि उस एरिया में जंगली जानवर भी हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में लोग इंटरनेट के सहारे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उड़ी इलाके में बच्चों को आज भी इंटरनेट जैसी सहूलियात के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। पहाड़ की चोटियों पर हरी भरी वादियों के बीच हाथों में फोन लिए बैठे बच्चे मौज मस्ती के लिए यहाँ नहीं पहुंचे, बल्कि ऑनलाइन क्लास के लिए जंगल के बीच से पहाड़ियों तक का मुश्किल सफर तय किया है। कोरोना महामारी के दौरान इनका स्कूल जाना बंद हो गया, पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई तो इसके साथ ही इनकी मुसीबतें भी शुरू हो गई। गाँव में मोबाइल टावर की कमी है, जिसकी वजह से मोबाइल में नेटवर्क ठीक से नहीं मिलता। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने लगा। ऐसे में बच्चों ने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर पढ़ाई करने का तरीका निकाला। यहाँ कमजोर ही सही कुछ हद तक नेटवर्क मिलता है, जिससे ये पढ़ाई कर पाते हैं। हम ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, बाकी जहाँ के भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं। हमें घर से पूरे 3 to 4 किलोमीटर्स पैदल चल के जाना पड़ता है। एक हिल टॉप है जहाँ पे हमें हमारे नेबरिंग विलेज से थोड़ा बहुत सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते हैं। अब एक हफ्ते से हमारी कम्युनिटी क्लासेस चल रहे हैं। जो बाकी के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, हमसे बाहर के सिटीज़ के बच्चे तो हम बहुत पीछे रह चुके हैं। एक तरफ से कोरोना की कहर की वजह से स्कूल बंद हैं और दूसरी तरफ उड़ी इलाके में स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी ना होने की वजह से वो दोहरी मार झेल रहे हैं। इंटरनेट की तलाश में उन्हें जंगलों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा जंगली जानवरों का खतरा रहता है। जंगली जानवरों का खतरा देख के उनके माता पिता हमेशा चिंता में रहते हैं। उड़ी वो इलाका है जहां पे सितंबर 2016 में एक बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए थे। तो वहां इस इलाके में हमेशा स्टूडेंट्स को खतरा रहता है। इन बच्चों का दावा है कि सुबह होते ही पढ़ाई के लिए इनकी मशक्कत और कई किलोमीटर लंबे सफर की शुरुआत हो जाती है। बच्चे एक साथ एक जगह पर जुटते हैं और ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। ऑनलाइन क्लास तो क्या है, हम एक सिंपल कॉल भी नहीं कर पाते हैं। तो हम सुबह जब उठते हैं एक कॉपी पेन लेकर और फ़ोन साथ लेकर यहाँ आते हैं चल के, फिर हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाते हैं। तो जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते होते हैं तो हम पूरा कंसंट्रेट जो है अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कहीं पीछे से कोई जानवर ना आ जाए। पहाड़ों के मुश्किल हालात में बच्चों का पढ़ाई के लिए जज्बा तारीफ के काबिल है, लेकिन ऐसे हालात में राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के लिए बच्चों की मुसीबत को दूर करने का तरीका ढूंढना जरूरी हो गया है। उड़ी के बोनियार इलाके में मोबाइल टावर्स की कमी की वजह से वहाँ के छात्र और छात्राएं अच्छी तरीके से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कोविड के चलते हुए भी अगर दुनिया भर में बच्चों ने ऑनलाइन तालीम हासिल की, लेकिन उड़ी इलाके में आज भी छात्र छात्राओं को इंटरनेट के लिए तरसना पड़ता है। इंटरनेट हासिल करने के लिए उन्हें जंगलों का रुख करना पड़ता है, जो खतरे से कम नहीं होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इनकी ये मांग पूरी करेगी कि उस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल टावर्स लगाए जाएं, ताकि वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियत अच्छे से उनको मिल सके और वो प्रगति का एक हिस्सा बन सकें। कोरोना वायरस की जांच के लिए एक ऐसी किट बनाई गई है जो केवल 15 सेकंड में यह बता देगी कि व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं। इस नई तकनीक से होने वाले टेस्ट में न तो मरीज का ब्लड सैंपल लेने की जरूरत पड़ती है और न किसी तरह की कोई तकलीफ या दर्द होता है, बल्कि केवल 5 सेकंड गागल यानी कुल्ला करने के बाद सैंपल को एक छोटे कंटेनर में भर दिया जाता है। इस टेस्ट का नाम है स्पेक्ट्रालिट टेस्ट, जिसके लिए सलाइन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा पानी जो साफ तो होता ही है बल्कि उसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है, यानी नमक। गार्गल करने के बाद लिया गया सैंपल एक ट्यूब में डाला जाता है, जिसे एक छोटी सी मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन सीधा सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है, जो केवल 15 सेकंड में कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर यह बता देती है कि सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव। जहां पर ज्यादा लोगों की गैदरिंग है या ज्यादा लोगों की आवाजाही है, उस जगह पर यह तकनीक ये काफी कारगर साबित हो सकती है। ये तकनीक इजराइल ने बनाई है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के 120 हवाई अड्डों पर होना शुरू भी हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी वेव आई
तो इस तरह की तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। थर्ड वेव में अगर फ्लाइट्स डोमेस्टिक बंद हो जाती हैं या इंटरनेशनल बंद हो जाती हैं, कम से कम कुछ ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधन हमेशा खुले रखे जा सके। दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त से भारत में इस तकनीक से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टेस्ट शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नीति आयोग के अधिकारियों के सामने मशीन का डेमो भी दिया जा चुका है और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस नई तकनीक का डेमो दिखाया जाना है। इसके अलावा DRDO के वैज्ञानिकों को भी दिखाया जाएगा कि ये तकनीक कितनी असरदार है। दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक से होने वाले टेस्ट के नतीजे RT-PCR टेस्ट जितने ही सटीक हैं और सबसे खास बात यह कि इस टेस्ट की कीमत 500 रुपए से भी कम होगी। अहम यह भी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इस तकनीक से होने वाले टेस्ट कई मुसीबतें कम कर सकते हैं। मसलन हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर अगर हर यात्री का टेस्ट भी करना पड़े तो बेहद कम वक्त में किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां इलाज के समय एक लड़की की मौत पर उसके घर वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हंगामा कर रहे लोगों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। लड़की की मौत से उसके घर वाले और रिश्तेदार इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने अस्पताल के अंदर रखे स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और बेड उठाकर बाहर फेंक दिए। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने अस्पताल के अंदर भी तोड़फोड़ की। बताया गया कि जिस लड़की की मौत हुई उसे कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में इंजेक्शन लगाया गया। लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही के आरोपों को गलत बताया। इस पूरे हंगामे की वजह से अस्पताल में बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने इंडोनेशिया में कहर बरपा रखा है, जिसकी वजह से अब इंडोनेशिया भारत को पीछे छोड़ते हुए एशिया में कोरोना का नया गढ़ बन गया है। CNN की रिपोर्ट है कि बीते 24 घंटों में इंडोनेशिया में करीब 55,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। वहां एक दिन में कोरोना के इतने मरीज अब तक नहीं मिले थे। यही नहीं, इंडोनेशिया में रोजाना हजारों लोगों की इस महामारी से मौत हो रही है। इसके साथ ही वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 70,000 हो गई। और यह हाल तब है जब वहां कोरोना की जांच तेजी से नहीं हो रही है। इस तबाही के लिए भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बताया गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और CM आवास का घेराव करने की कोशिश की। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कैप्टन सरकार अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार कर रही है। इसी बात पर अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो CM आवास का घेराव करने निकल पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी। वैसे तो पुलिस ने CM आवास जाने वाले रास्ते पर पहले से ही बैरिकेडिंग की थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का इरादा पीछे हटने का नहीं था, इसलिए पुलिस ने पानी का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों पर पानी की मोटी मोटी धार छोड़ दी, जिसने थोड़ी देर के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कमजोर कर दिया और वो पीछे की ओर दौड़ने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पानी में भीगते भीगते नाचने लगे। पुलिस ने भी थोड़ी देर बाद पानी की बौछार रोक दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी फिर आगे बढ़े और बैरिकेड के पास पहुंचकर पुलिस से बहस करने लगे। दूर से नजर आया कि उनकी पुलिस से बहस हुई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे दिखे, शोर भी हुआ, लेकिन पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को CM आवास तक नहीं पहुंचने दिया। चंडीगढ़ में 5 मंत्रियों और 10 विधायकों के साथ सिद्धू की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के दबाव में नवजोत सिंह सिद्धू को आलाकमान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं देता है तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, इस बैठक में यह चर्चा हुई। तो वहीं इसके ठीक बाद अमरिंदर सिंह ने भी मोहाली में एक बैठक की, जिसमें उनके करीबी विधायक और सांसद शामिल हुए। जासूसी मामले में गिरफ्तार आरोपी हबीब से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस जासूसी मामले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पोखरण के रहने वाले हबीब ने पूछताछ में बताया कि वो अपने रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन उच्चायोग में उसके सामने शर्त रखी गई कि उसे वीजा तभी दिया जाएगा जब वो ISI के लिए जासूसी करेगा। जिसके बाद हबीब ने पोखरण में ही तैनात सेना के एक जवान परमजीत को अपने जाल में फंसाया और उससे सेना से जुड़ी अहम जानकारियां लेकर पाकिस्तान पहुंचानी शुरू की।
बाद में परमजीत का आगरा तबादला हो गया, जहां से वो हबीब को सैन्य ठिकानों के नक्शे, सेना के ऑपरेशन और ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराने लगा। इसके लिए उसे काफी पैसे भी दिए जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक परमजीत को इस काम के लिए अब तक 8 से 9 लाख रुपए पहुंचाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान के एक मंत्री को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पीओके में चुनाव करवा रही है। पीओके में चुनाव प्रचार के लिए दूसरे नेताओं के साथ साथ पाकिस्तान के कश्मीर मामलों के संघीय मंत्री अली अमीन खान भी पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। खफा लोगों ने नेताओं को दौड़ा दिया, जिसके बाद लोगों को डराने के लिए अली अमीन खान ने हवा में फायरिंग की। दावा है कि 2023 के अंत तक रामलला नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में बताया गया कि 2023 के आखिर तक लोग राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच की मंजूरी दे दी। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के 2 पुलिस अधिकारियों ने परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। वहीं कांग्रेस ने इसे सरकार विरोधी आवाज को दबाने वाला कदम बताया। ऐसी चीजें जिससे कि समाज गुमराह होता है, उस पर कहीं ना कहीं रोक तो लगानी पड़ेगी। लोग की आवाज दबाने की मुहिम है, ये दमन की मुहिम है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इससे पहले सुबह यूपी में बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक होगी, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी। आरएसएस के संगठन सेवा भारती ने अपराजिता नाम से एक अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत देह व्यापार करने वाली महिलाओं की बच्चियों को गोद लिया गया। बताया गया कि इस अभियान का मकसद इन बच्चियों को खराब माहौल से निकालकर अच्छा भविष्य देना है। इसके लिए सेवा भारती उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्च उठाएगा। इनके लिए पढ़ाई के लिए, इनके संगीत के लिए, जिस चीज का इनको रुचि होगी हम उसी को बढ़ावा देंगे। इनको अच्छा माहौल देने के लिए दिल्ली के शांति निकेतन इलाके में एक हॉस्टल का भी इंतजाम किया गया है, जहां फिलहाल ऐसी 9 बच्चियों को रखा जाएगा। करीब 9 बच्चियों को इस हॉस्टल में रखा जाएगा, जो जीबी रोड के माहौल से उनको अलग एक दूसरा माहौल देने की कोशिश सेवा भारती के द्वारा की जा रही है। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस को लेकर चर्चा करने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना पर सलाह दी थी कि कोरोना के खतरे को समझाते ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रूस के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने का काम पूरे जोर शोर से जारी है, जिसके लिए दमकल विभाग के साथ अब आसमान से भी पानी की बौछार शुरू कर दी गई, जिसमें सेना के विमान और हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। एयरक्राफ्ट से गिरते पानी का नजारा ऐसा था मानो कोई छोटा मोटा डैम फूट पड़ा हो। तो वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रमों में पानी भरकर जलते जंगल में फेंकने का वीडियो भी सामने आया। रूस के इमरजेंसी विभाग के मुताबिक याकुट्स्क रीजन में 15 लाख एकड़ से ज्यादा, तो वहीं केमचटका रीजन में करीब 1.25 लाख एकड़ में जंगल तबाह हो गए, जबकि आग अभी तक काबू से बाहर है। इस आग ने रिहायशी इलाकों को भी खासा नुकसान पहुंचाया। इसकी जद में आने से बहुत से लोगों के आशियाने पूरी तरह बर्बाद हो गए, जहां राहत और बचाव का काम जारी है। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बागमती नदी के लगातार उफान पर होने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जहां भी देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव भी टापू बन चुके हैं। वहां आने जाने वाली सड़कों पर कई फीट पानी है। फसल भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। लोग गांव से बाहर सामान लाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं।
समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर का पूरा इलाका एक टापू में तब्दील है। निचले हिस्से में पानी घुसा हुआ है। आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये लोग नाव के सहारे पशुओं के लिए चारा लेकर के जा रहे हैं और हम यहाँ सीधे लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है अंदर की। बहुत गंभीर, बहुत पानी है। अच्छा, हाँ बहुत पानी है। अच्छा, सब तो पानी है सर, सब नाव के व्यवस्था है तो उस पर जा रहे हैं। पशु का चारा इस समय दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत। और भी लोग हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। क्या स्थिति है वहाँ पर? बहुत दिक्कत हो रहा है। घास के लिए बहुत दिक्कत हो। नैया सब अच्छी जाए छी, बहुत कष्ट है हमरा सबके। हाँ। तो वहाँ अंदर गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले ये घास को लेकर के लोग जा रहे हैं। और बताइए क्या स्थिति है वहाँ? बहुत दिक्कत, मालो पशु के सबके। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद अब कीचड़ और मलबा लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पिछले सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद जबरदस्त सैलाब आ गया था, जिसके निशान वहां कई दिन बीतने के बाद भी साफ दिखाई दिए। वहां से सामने आई तस्वीरों में सड़क किनारे मौजूद एक मकान मलबे से ढका दिखाई दिया। मकान में जगह जगह घुटनों तक कीचड़ भर गया। निचली मंजिल का ऐसा कोई कमरा नहीं बचा जिसमें कीचड़ न भरा हो। मकान के सामने भी मलबे का ढेर दिखाई दिया। सैलाब की चपेट में आने से इस मकान को काफी नुकसान हुआ। घर में रखा सामान भी पानी की भेंट चढ़ गया। अचानक पानी आ गया, हमें भागते भागते भी आते आते पानी आ गया था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुल्लू से भी सामने आई। वहां बाढ़ के बाद मलबा रिहायशी इलाके में घुस गया। कई मकान इसकी चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा नुकसान कच्चे मकानों को हुआ। कई फीट कीचड़ जमा होने से लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि मौसम की मार झेल चुके लोगों की मुसीबतें अब भी कम नहीं हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में वहां और भी भारी बारिश का अनुमान जताया। 17 जुलाई के बाद फिर से जो है मौसम बदलेगा, मॉनसून फिर से सक्रिय होगा। हालात को देखते हुए मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर जैसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी, जिसमें यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। तो लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और यूपी के सीएम इसमें रहेंगे। विधानसभा चुनाव पर बैठक में चर्चा हो सकती है, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। हरियाणा के सिरसा में अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने 4 दिन पहले हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला करने के आरोप में 5 किसानों को गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई के लिए उनके साथी सड़क पर उतर आए और रास्ता जाम कर दिया। जब वो रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हंगामा कर रहे एक किसान को कुछ पुलिस वालों ने घेर लिया, फिर उसे कई थप्पड़ जड़े, जिसके बाद उसे और उसके एक साथी प्रदर्शनकारी को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। झड़प के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ किसान आगे आए और पुलिस से अपील की कि वो मारपीट तक न पहुंचे। हालांकि उन किसानों की मांग जस की तस बनी रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो विरोध की आग फैलती चली जाएगी। धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा को जाम करेंगे और पूरा हरियाणा यहाँ पहुँचेगा। वो इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा वो विरोध प्रदर्शन को इसी तरह जारी रखेंगे। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।